हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में दैट मीन्स पार्ट 4 ऑफ दिस चैप्टर में बच्चों मैंने आपको एक्सप्लेन किया था अबाउट फंजाई। आज की क्लास में दैट मीन्स पार्ट 5 ऑफ दिस चैप्टर आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट प्रोटोजोआ, वायरसेस, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस एंड देयर प्रिवेंशन। ओके, नाउ फर्स्ट पॉइंट जो आपको प्रोटोजोआ से रिलेटेड पता होना चाहिए बच्चों कि जो प्रोटोजोआ है ये बिल्कुल सिंपल टाइप के यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इसका मीनिंग क्या है कि ये यूनिसेलुलर होते हैं, ये तो मैंने बताया था बेटा कि एक सेल से बने होते हैं। माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि इन्हें सिर्फ और सिर्फ आप माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट थिंग इज जो प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ वर्ड का मीनिंग क्या है? देखो, प्रोटो का मीनिंग क्या है? बेसिकली प्रोटो का मीनिंग होता है पहले, दैट मीन्स फर्स्ट, और जोआ वर्ड कहीं पे भी अगर आपको दिखेगा दैट मीन्स रिलेटेड टू एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स से रिलेटेड। तो प्रोटोजोआ का मीनिंग क्या हो जाएगा? दैट मीन्स फर्स्ट एनिमल और यू कैन से प्रिमिटिव एनिमल। क्लियर है? आप ये कह सकते हो कि एनिमल्स की वैरायटी में दैट मीन्स जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स हैं उनमें से सबसे पहला जो एनिमल है वो क्या है? प्रोटोजोआ, सबसे पुराना एनिमल इन प्लेनेट अर्थ। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज जो प्रोटोजोआ है ये फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं और मरीन वाटर में भी। मरीन वाटर का मीनिंग क्या होता है? दैट मीन्स जिसमें सॉल्ट प्रेजेंट होता है, जो खारा पानी होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? मरीन वाटर। तो दोनों ही वाटर में प्रोटोजोआ पाए जाते हैं, साथ ही साथ मिट्टी में भी ये पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में भी पाए जाते हैं। किस फॉर्म में? पैरासाइट्स की फॉर्म में। पैरासाइट्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि डिजीज कॉज करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर या बाहर रहते हैं और उनसे क्या लेते हैं? न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज कि जो प्रोटोजोआ है ये अलग अलग शेप के और अलग अलग साइज के पाए जाते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं बच्चों जो कि आपको याद रखना है प्रोटोजोआ में, दैट इज अमीबा, पैरामीशियम एंड यूग्लिना। क्लियर? नेक्स्ट इज कुछ एक्वेटिक प्रोटोजोआ जो होते हैं इनके पास क्या प्रेजेंट होता है? सीलिया प्रेजेंट होता है, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। नाउ क्वेश्चन इसकी मैम सीलिया फ्लैजिला क्या होता है? सीलिया और फ्लैजिला बेसिकली बेटा हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि प्रोटोजोआ को हेल्प करते हैं मूव करवाने में। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाने में, उसी को यहाँ पे लोकोमोशन कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज जो प्रोटोजोआ है ये रिप्रोड्यूस करते हैं, दैट मीन्स अपने पॉपुलेशन को कैसे इंक्रीज करते हैं? ये अपने पॉपुलेशन को इंक्रीज करते हैं बाइनरी फिजन की हेल्प से, या बडिंग की हेल्प से, या स्पोर फॉर्मेशन की हेल्प से। तो ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है बेटा। और पैरामीशियम की बॉडी के बाहर देखो आपको जो ये स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, बेसिकली ये क्या है? सीलिया है जो कि हेल्प करते हैं पैरामीशियम को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में। ठीक है, यहाँ पे जो फिगर मैंने शो किया है ये क्या है? इसमें शो किया गया है कि कैसे जो प्रोटोजोआ है वो बाइनरी फिजन की हेल्प से रिप्रोड्यूस करते हैं। बाइनरी फिजन बेटा पहले भी मैंने समझाया था रिप्रोडक्शन चैप्टर में। बाइनरी फिजन मीन्स जिसमें एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है ना। यहाँ पे देखो ये पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल में जो न्यूक्लियस है पहले वो डिवाइड करेगा, फिर अल्टीमेटली जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड करेगा और इस एक पेरेंट सेल से दो सेल बन जाएंगे जिन्हें हम क्या कहते हैं? डॉटर सेल्स। नेक्स्ट इज यूजफुल प्रोटोजोआ। ऐसे कौन से प्रोटोजोआ हैं जो कि हमारे लिए यूजफुल हैं? देन योर आंसर विल बी कि जितने भी फ्री लिविंग प्रोटोजोआ होते हैं एक्वेटिक एनवायरनमेंट में, दैट मीन्स ऐसे प्रोटोजोआ जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं? पानी में प्रेजेंट होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? इनका काम क्या होता है? ये एल्गे को खाते हैं, एल्गे मीन्स काई को खाते हैं। ठीक है, अच्छा, बेसिकली इनका काम क्या है कि पानी में जो एल्गे हैं, एल्गे को ये क्या करते हैं? प्रोटोजोआ एल्गे को ईट करते हैं, ठीक है, खाते हैं। और प्रोटोजोआ को फिर कौन खाता है? प्रोटोजोआ को इनसे बड़े जानवर खाते हैं, फिर उस बड़े जानवर को उससे बड़ा जानवर खाता है। तो इसकी वजह से जो फूड चेन है वो प्रॉपरली आराम से एक्वेटिक एनवायरनमेंट में चलती रहती है। ठीक है, और अगर इस प्रोटोजोआ को ही मार दिया जाए, अगर प्रोटोजोआ को ही अगर मैं यहाँ से गायब कर दूं तो क्या फूड चेन आराम से चल पाएगी? ऑब्वियसली नॉट। ठीक है, तो इस कंडीशन में दैट मीन्स एक्वेटिक एनवायरनमेंट के फूड चेन में प्रोटोजोआ एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट थिंग इज जो प्रोटोजोआ है ये हेल्प करते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ सीवेज। इसका मीनिंग क्या है? सीवेज का मीनिंग क्या होता है बेटा? जितना भी गंदा पानी होता है, गंदा पानी में जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको सड़ाने में प्रोटोजोआ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है,
उनसे वो न्यूट्रिएंट ले लेते हैं और अल्टीमेटली जो वेस्ट मटेरियल होता है वो डिकम्पोज हो जाता है, सड़ जाता है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो इनडायरेक्टली ये भी हेल्प करते हैं एनवायरनमेंट को क्लियर करने में, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट जो है, जो कुछ प्रोटोजोआ ऐसे होते हैं जो कि एनिमल्स के डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि हेल्प करते हैं जो भी खाना खाया जाता है एनिमल्स के जरिए उसको डाइजेस्ट करवाने में हेल्प करना। स्पेशली कौन से फूड मटेरियल को, कौन से फूड न्यूट्रिएंट्स को ये हेल्प करते हैं डाइजेस्ट करवाने में? देन योर आंसर विल बी सेल्यूलोज, जो कि एक टाइप का क्या है, कार्बोहाइड्रेट। और ये एक ऐसा टाइप का कार्बोहाइड्रेट है जो कि आसानी से डाइजेस्ट नहीं होता है। दैट्स वाई कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि सेलुलोज रिलेटेड मटेरियल ईट करते हैं, जो कि ज्यादातर रूमिनेंट्स होते हैं, दैट मींस ग्रास ईटिंग एनिमल्स। तो उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन प्रेजेंट होगा? प्रोटोजोआ, जो कि हेल्प करवाएंगे इन्हें डाइजेस्ट करने में, ओके। नेक्स्ट इज हार्मफुल प्रोटोजोआ। हार्मफुल प्रोटोजोआ में दैट मीन्स ऐसे प्रोटोजोआ जो कि हार्मफुल होते हैं, हमारे लिए एनिमी के जैसे बिहेव करते हैं। कौन कौन से ऐसे प्रोटोजोआ हैं? सबसे पहला है एंटामोइबा। इसका पूरा नाम होता है एंटामोइबा हिस्टोलाइटिका, ठीक है। इसका मेन काम होता है अमोइबिक डाइसेंट्री कॉज करना। अमोइबिक डाइसेंट्री में बेसिकली क्या होता है, लूज मोशन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और ये कैसे होता है? बेसिकली जब भी गंदा पानी या गंदा खाना खा लिया जाता है, ठीक है, या गंदा पानी पी लिया जाता है, तो उस टाइम ये जो प्रोटोजोआ है लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है ह्यूमन बींग्स के और इन्फेक्शन कॉज करता है। और क्या होगा, कौन सी डिजीज कॉज होगी? दैट इज अमोइबिक डाइसेंट्री, जिसमें बेसिकली क्या होता है, डायरिया होता है और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। क्लियर। नेक्स्ट सेकेंड जो हार्मफुल प्रोटोजोआ है दैट इज ट्राइपेनोसोमा। ट्राइपेनोसोमा जो है कहाँ प्रेजेंट होता है? ये जब हमारी बॉडी में एंटर करता है तो मेन इसका जो रहने की जो जगह होती है दैट इज ब्लड स्ट्रीम। दैट मीन्स जो खून है वहां पे ये रहता है आराम से, और खून से दैट मीन्स ब्लड से आराम से जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको ले लेता है, ठीक है। और सिर्फ ह्यूमन बींग्स में ही नहीं, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स के बॉडी में ये इन्फेक्शन कॉज करता है। और जो डिजीज मेन इसके वजह से होती है दैट इज स्लीपिंग सिकनेस। नाम याद रखना है बेटा, कैसे होता है, क्यों होता है, इतना डिटेल में आप लोग के सिलेबस में नहीं है, ठीक है। नाम आप लोग को बस याद होना चाहिए। जैसे कि एंटामोइबा क्या कॉज करता है? अमोइबिक डाइसेंट्री। सिमिलरली ट्राइपेनोसोमा क्या कॉज करता है? स्लीपिंग सिकनेस। ऐसे आपको नाम याद होने चाहिए, ओके। नेक्स्ट थिंग इज मलेरियल पैरासाइट। मलेरियल पैरासाइट मीन्स ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि क्या कॉज करता है? मलेरिया कॉज करता है। वो भी क्या है? एक टाइप का प्रोटोजोआ है जिसका नाम क्या है? प्लाज्मोडियम। ये जो प्लाज्मोडियम है ये कहाँ रहना पसंद करता है? ये रहता है आरबीसी में। आरबीसी का मीनिंग क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। ह्यूमन बींग्स के रेड ब्लड सेल्स में ये रहता है और वहां से अपने न्यूट्रिएंट्स लेता है। और कौन सी डिजीज कॉज करता है? मलेरिया, ठीक है। तो ये सारे क्या थे? हार्मफुल प्रोटोजोआ। नेक्स्ट थिंग इज कुछ ऐसे इंसेक्ट्स और एनिमल्स होते हैं जैसे कि हाउस फ्लाइज हो गए, मॉस्किटोज हो गए, जिनका काम क्या होता है? बीमारी को एक जगह से दूसरी जगह फैलाना, ठीक है। तो बेसिकली बीमारी एक जगह से दूसरी जगह इन इंसेक्ट और एनिमल के जरिए कैसे फैलती है? या आप कह सकते हो कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि डिजीज कॉज कर रहा है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये इंसेक्ट और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स क्या करते हैं? अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास ले जाते हैं, जिसके वजह से उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को बीमारी हो जाती है, ठीक है। अच्छा, वन मोर थिंग बेटा, पैथोजेंस हम किसे कहते हैं? पैथोजेंस आर डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। दैट मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि क्या कॉज करते हैं? डिजीज कॉज करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? पैथोजेंस। क्लियर। अब जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि कुछ इंसेक्ट और जो एनिमल्स होते हैं जैसे कि हाउस फ्लाइज, मॉस्किटोज, ये क्या करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हेल्दी पर्सन तक पहुंचा देते हैं और जो हेल्दी पर्सन है वो बीमार हो जाता है। कैसे? लेट्स सी हियर। जैसे मान लो कि कोई भी अगर मक्खी है या हाउस फ्लाई है, वो इस गंदे जगह में जाके बैठी है, ठीक है। और इस गंदे जगह में ऑब्वियस सी बात है बेटा, बहुत सारे गंदे गंदे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे जो कि डिजीज कॉज करते हैं। और अगर वो ही हाउस फ्लाई अगर खाने के ऊपर जाके अगर बैठ जाए और कोई हेल्दी पर्सन इस खाने को खा ले, तो क्या होगा? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस गंदे जगह में प्रेजेंट था उसको ट्रांसफर यहाँ पे इस खाने में किसने किया? इंसेक्ट ने किया, ठीक है। तो यहाँ पे इंसेक्ट मेन रोल प्ले कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस पहुंचाने में, ठीक है। जो हेल्दी पर्सन है वो बीमार पड़ जाएगा।
क्लियर। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, वेक्टर। वेक्टर मीन्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज पैथोजेंस को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, और जो हेल्दी ह्यूमन बींग से अगर उसके कांटेक्ट में आते हैं तो वो बीमार पड़ जाते हैं। नॉट ओनली हेल्दी ह्यूमन बींग्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स भी। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट थिंग इज फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो इज अ कैरियर ऑफ मलेरियल पैरासाइट। इसका मीनिंग क्या है, जो मलेरियल पैरासाइट है दैट मीन्स जो मलेरिया कॉज करता है, कौन कॉज करता है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या होता है बच्चों, एक टाइप का प्रोटोजोआ होता है, ठीक है। बेसिकली मलेरिया कौन कॉज करता है, दैट इज प्लाज्मोडियम, जो कि एक टाइप का प्रोटोजोआ होता है। उस प्रोटोजोआ को ह्यूमन बींग्स तक पहुंचाने में कौन मेन रोल प्ले करता है, दैट इज फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, ठीक है। जब वो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो अपने माउथ में, अपने स्टिंग में उस प्लाज्मोडियम को लेकर जाती है और कट करती है किसी हेल्दी ह्यूमन बींग को, तो हेल्दी ह्यूमन बींग के बॉडी में क्या चला जाता है, वो प्लाज्मोडियम चला जाता है, जिसके वजह से उस ह्यूमन बींग को क्या हो जाएगा, मलेरिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो मॉस्किटो है ये क्या कर रही है, ट्रांसफर करती है मलेरियल पैरासाइट दैट मीन्स प्लाज्मोडियम को कहाँ तक, ह्यूमन बींग्स के बॉडी तक पहुंचाने में, ठीक है। सिमिलरली जो एडीज मॉस्किटो है, एडीज मॉस्किटो का काम क्या होता है, एडीज मॉस्किटो भी क्या करती है, जो डेंगू वायरस है उसको हेल्दी पर्सन तक क्या करेगी, ट्रांसफर करती है। मान लो कि इसने ऐसे इंडिविजुअल को कट किया जिसे डेंगू हो रखा है, तो जो मॉस्किटो होगी उसके बॉडी में क्या चला जाएगा, उसके बॉडी में डेंगू वायरस चला जाएगा। अब ये मॉस्किटो जब किसी दूसरे हेल्दी पर्सन को कट करेगी तो क्या होगा, उस हेल्दी पर्सन के ब्लड में क्या पहुंच जाएगा, डेंगू वायरस, और उसे बीमार कर देगा। तो बेसिकली मोरल ऑफ द स्टोरी इज क्या होना चाहिए कि कुछ ऐसे इंसेक्ट्स और एनिमल्स होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं और डिजीज फैलाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। और इन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, जो कि डिजीज फैलाने में हेल्प करते हैं, इन्हें हम कहते हैं वेक्टर्स, ठीक है। और ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि डिजीज कॉज करते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहेंगे, पैथोजेंस। क्लियर। जैसे कि फॉर एग्जांपल समझो कि फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जो है ये क्या कर रही है, प्लाज्मोडियम को दैट मीन्स प्रोटोजोआ को एक जगह से हेल्दी ह्यूमन बींग के पास लेकर जा रही है। तो यहाँ पे जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो होगी वो क्या होगी, वेक्टर, और जो प्लाज्मोडियम है दैट मीन्स मेन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि मलेरिया कॉज कर रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, पैथोजेंस। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक जो बच्चे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज वायरस। अभी हमने जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंप्लीट किया है दैट इज प्रोटोजोआ। लास्ट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ बच्चों दैट इज वायरस, ठीक है। वायरस बेसिकली अभी तक का दैट मीन्स जितने भी हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी किया है उनमें से जो सबसे छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या है, वायरस। जो वायरस है इसको हम नॉर्मल माइक्रोस्कोप से नहीं देख पाते हैं क्योंकि इनका साइज बहुत छोटा होता है, ठीक है। दैट्स वाई इनको हम देख पाते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है एक एडवांस टाइप का माइक्रोस्कोप होता है जिसमें हम स्मॉलर से स्मॉलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या किसी भी चीज को देख पाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट थिंग इज जो वायरस है इसकी डिस्कवरी सबसे पहले किसने की, दैट इज डिमित्री आइवानोव्स्की, ठीक है। ये साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने वायरस की डिस्कवरी की इन 1892। नाम याद होना चाहिए बच्चों। नेक्स्ट थिंग इज जो वायरस है ये प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स इनके बॉडी सेल्स में रहते हैं, ठीक है। और उस टाइम प्लांट, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स इस वायरस के लिए क्या कहलाएंगे, होस्ट कहलाएंगे, ठीक है। और वायरस उस टाइम क्या कहलाएगा, पैरासाइट, क्योंकि ये आराम से बैठ के प्लांट के, एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स की बॉडी के सेल्स से न्यूट्रिएंट्स लेता है। तो उस टाइम ये किस तरह से बिहेव करेगा, पैरासाइट के जैसे बिहेव करेगा। और जिसके बॉडी सेल्स से ये न्यूट्रिशन ले रहा है वो उसे हम क्या कहेंगे, होस्ट कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो वायरस है ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के जैसे भी ये बिहेव करते हैं और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के जैसे भी ये बिहेव करते हैं। दैट मीन्स इनमें दोनों कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। अब कैसे ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के जैसे बिहेव करते हैं, कैसे ये नॉन लिविंग थिंग्स के जैसे बिहेव करते हैं, चलिए इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट मैंने मेंशन किया है, कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक वायरस लिविंग बींग्स। कौन कौन सी खासियत है जिसके वजह से जो वायरस है वो लिविंग बींग्स के जैसे बिहेव करते हैं। तो 2 पॉइंट्स बेटा आपको याद रखने हैं। फर्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल
जो वायरसेस होते हैं इनके पास जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है बेटा? जैसे कि डीएनए, ठीक है, या आरएनए, ये दो जेनेटिक मटेरियल होते हैं। क्लियर? तो इनके पास जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। जो ज्यादातर इनके पास जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है दैट इज आरएनए। आरएनए क्या है? राइबो न्यूक्लियाइक एसिड, ठीक है। और डीएनए मीन्स डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियाइक एसिड। फुल फॉर्म आपको अभी लर्न रखना इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट आपको अभी इतना ये आइडिया होना चाहिए कि जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है वायरस के पास, और मोस्टली किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? आरएनए की फॉर्म में, ठीक है। पहला तो ये हो गया, क्योंकि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, इसके पास भी प्रेजेंट होता है, दैट्स वाई इसको हम कौन सी कैटेगरी में डाल पाते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में। सेकेंड थिंग इज दे कैन डू मल्टीप्लीकेशन बट इनसाइड होस्ट बॉडी। ये अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करते हैं, उसी को मैंने यहाँ पे लिखा है मल्टीप्लीकेशन। ये अपनी पॉपुलेशन को आराम से इंक्रीज कर पाते हैं, लेकिन कब? जब ये होस्ट बॉडी के अंदर हो। दैट मीन्स अगर ये प्लांट के अंदर है तो प्लांट सेल के अंदर अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाएंगे, एनिमल के अंदर है तो एनिमल के सेल के अंदर अपनी पॉपुलेशन बढ़ाएंगे, या ह्यूमन बींग्स के अंदर अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाएंगे, ठीक है। तो कहने का मीनिंग ये है, जब ये होस्ट बॉडी के अंदर होता है तभी ये मल्टीप्लाई करते हैं, अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करते हैं, जो कि एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो इन दोनों कैरेक्टरिस्टिक के वजह से हम इन्हें लिविंग बीइंग कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज ऐसी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके वजह से वायरसेस को हम नॉन लिविंग कहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट जो है दैट इज साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। देखो बेटा, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके पास सेल प्रेजेंट होता है, और सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अलावा और भी चीजें प्रेजेंट होती है सेल में, दैट इज सेल ऑर्गेनेल्स। अभी कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों, इससे रिलेटेड आगे हमारा चैप्टर आएगा, सेल चैप्टर, जिसमें कि मैं ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगी कि साइटोप्लाज्म क्या होता है, सेल ऑर्गेनेल्स क्या होता है, तो इनसे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इस चैप्टर से रिलेटेड इन सब चीजों को डिटेल में नहीं बताना है, दैट्स वाई मैं डिटेल में नहीं बता रही हूँ। बस अभी आप इन चीजों को माइंड में रखिए कि कौन कौन सी खासियत है जिनके वजह से जो वायरस है इन्हें हम नॉन लिविंग कह सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में बेटा आप बताओगे कि जो वायरसेस होते हैं इनके पास ना ही साइटोप्लाज्म होता है, ना ही सेल ऑर्गेनेल्स होता है, ठीक है। क्योंकि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास होता है, इनके पास नहीं होता है, दैट्स वाई इनको हम नॉन लिविंग क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज दे कैन नॉट परफॉर्म नेसेसरी और यू कैन से मैंडेटरी फंक्शंस, जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका मीनिंग क्या है? मेन जितने भी लाइफ प्रोसेसेस होते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने के लिए, जैसे कि रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, डाइजेशन हो गया, ये सारे प्रोसेस जो हैं वायरसेस नहीं करते हैं, दैट्स वाई अगेन हम इनको क्या कह सकते हैं? नॉन लिविंग कह सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज जो वायरसेस हैं इनको हम क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, दैट मीन्स क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे नॉन लिविंग थिंग्स को हम क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली जो वायरसेस हैं इनको भी हम क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर, लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उनको क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, और वायरसेस को भी नॉन लिविंग थिंग्स के जैसे क्रिस्टलाइज किया जा सकता है। तो ये 3 पॉइंट्स है जिसके वजह से जो वायरस है इनको हम कौन सी कैटेगरी में डाल सकते हैं? नॉन लिविंग की कैटेगरी में डाल सकते हैं। बच्चों, जैसे कि मैंने बताया था कि जो वायरसेस होते हैं इनके पास सेल नहीं होता है, तो फिर क्वेश्चन इसकी मैम क्या होता है? तो आंसर इसकी इनके पास 2 चीजें प्रेजेंट होती है। एक तो होता है जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, आरएनए की फॉर्म में भी हो सकता है या डीएनए के फॉर्म में भी हो सकता है, और दूसरी चीज जो इनके पास प्रेजेंट होती है दैट इज प्रोटीन। 2 चीजों से मिलकर बनता है वायरस, जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन से, ठीक है। जैसे देखो मैंने यहाँ पे एग्जांपल शो किया है, ठीक है। यहाँ पे देखो जो वायरस मैंने शो किया है इसके पास जेनेटिक मटेरियल किस फॉर्म में प्रेजेंट है? डीएनए के फॉर्म में, और क्या प्रेजेंट है? प्रोटीन। प्रोटीन कवरिंग को ही यहाँ पे क्या बोला गया है? कैप्सिड, ठीक है। इतना डिटेल में ये सारी चीजें जानने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको आइडिया होना चाहिए। सिमिलरली देखो सेकेंड वाले में जो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है कि इसके पास जो जेनेटिक मटेरियल है वो किस फॉर्म में है? आरएनए की फॉर्म में है, और नेक्स्ट थिंग जो प्रेजेंट है दैट इज प्रोटीन, ठीक है। और ये किसका स्ट्रक्चर है? टोबैको मोजाइक वायरस का, मीन्स ऐसा वायरस जो कि टोबैको प्लांट में डिजीज कॉज करते हैं। वायरसेस बेसिकली न्यूट्रिएंट सब लेते हैं जब ये होस्ट बॉडी सेल के अंदर होते हैं,
जो होस्ट है ये प्लांट्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं, एनिमल्स की फॉर्म में भी, या ह्यूमन बींग्स की फॉर्म में भी, ठीक है। वायरसेस जब होस्ट बॉडी के अंदर होंगे तब उनकी सेल से आराम से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, लेकिन जब वायरसेस होस्ट बॉडी सेल के या होस्ट बॉडी के बाहर होते हैं, दैट मीन्स सिंपली वातावरण में प्रेजेंट होते हैं, एनवायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उस टाइम ये कैसा बिहेव करते हैं, ये बिहेव करते हैं एज ए नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग के जैसे बिहेव करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली वायरसेस रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? अगेन आपका आंसर होना चाहिए वायरसेस रिप्रोडक्शन कहाँ करते हैं? ओनली इनसाइड होस्ट बॉडी। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बाहर है तो इन्हें रिप्रोडक्शन करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये वहां किस तरह से बिहेव करते हैं? नॉन लिविंग थिंग के जैसे बिहेव करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे जो मैंने सेल बनाया है इसके अंदर वायरस एंटर करने वाला है, जिसे मैंने ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही वायरस इस सेल के अंदर एंटर करेगा, ठीक है, ये इस सेल के दैट मीन्स होस्ट सेल के न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, ऑब्टेन करेगा और अपने नंबर को बढ़ाएगा। जैसे देखो ये एक वायरस था, अंदर आते के साथ ही इसने धीरे धीरे मल्टीप्लिकेशन करना शुरू कर दिया, डिवीजन करना स्टार्ट कर दिया, अपने पॉपुलेशन को बढ़ाना शुरू कर दिया। एक वायरस से 2 वायरस बन गया है, ठीक है, धीरे धीरे देखो 4 बनेंगे। अल्टीमेटली देखो जो सेल है वो किससे भर गया है? वायरसेस से भर गया है। तो जब भी सेल पूरा वायरस से भर जाता है तो जो सेल है वो बर्स्ट कर जाता है, फट जाता है, और जितनी भी वायरस इसके अंदर प्रेजेंट है वो बाहर निकल जाते हैं और आसपास के सेल को इन्फेक्ट कर देते हैं। दैट मीन्स जो आसपास के सेल है उनमें इन्फेक्शन कर देते हैं और अगेन उन सेल्स के अंदर इनसाइड द होस्ट बॉडी अगेन रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट करते हैं और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है, ठीक है। तो आपको बेटा याद रखना है कि जो वायरसेस हैं कहाँ ग्रो करते हैं या कहाँ न्यूट्रिएंट्स लेते हैं या कहाँ रिप्रोडक्शन करते हैं, देन योर आंसर विल बी इनसाइड होस्ट बॉडी। होस्ट बॉडी के बाहर दैट मीन्स एनवायरमेंट में ये नॉन लिविंग थिंग के जैसे रहते हैं। नेक्स्ट इज हार्मफुल वायरसेस। बेसिकली बेटा कोई भी वायरस ऐसा नहीं है जो कि यूजफुल हो, जितने भी वायरसेस हैं वो सारे ही हार्मफुल होते हैं जितने अभी तक पता किए गए हैं, ठीक है। ऑल नोन काइंड ऑफ वायरसेस आर पैथोजेनिक। इसका मीनिंग क्या है कि जितने भी वायरसेस होते हैं वो क्या होते हैं? पैथोजेनिक होते हैं। पैथोजेनिक मैंने बताया था बेटा पैथोजन से रिलेटेड आपको याद रखना है, जिसमें मैंने बताया था कि डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस, क्योंकि वायरसेस भी बहुत ज्यादा डिजीज कॉज करते हैं इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। दैट्स व्हाई वायरसेस क्या होंगे? पैथोजेंस होंगे, या आप कह सकते हो वायरसेस कैसे होते हैं? पैथोजेनिक। क्लियर? ओके नेक्स्ट देखो बेटा, जो वायरस है वो अलग अलग टाइप की डिजीज कॉज करते हैं। अब यहाँ पे अगेन वन मोर थिंग बेटा, मैंने अलग अलग डिजीज के नेम्स यूज किए हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई इस डिजीज में क्या होता होगा, इस डिजीज में क्या होता होगा, ठीक है। जस्ट आपको आइडिया होना चाहिए कि वायरस की वजह से कौन से ऑर्गेनिज्म में कौन सी डिजीज होती है, ठीक है। तो कैटल्स वगैरह में जो वायरसेस डिजीज कॉज करते हैं वो कौन सी डिजीज है? जैसे कि फुट एंड माउथ डिजीज, रिंडर पेस्ट जिसे कैटल प्लेग भी कहा जाता है, ठीक है, या काउपॉक्स। ये सारी डिजीज है जो कि वायरसेस किस में कॉज करते हैं? कैटल्स में कॉज करते हैं। क्लियर? यहाँ पे जो मैंने फिगर शो किया है बेटा ये किसका है? दैट इज फुट एंड माउथ डिजीज का फिगर है जो कि कैटल्स में होता है। और यहाँ पे ये जो फिगर दिया हुआ है ये किसका है? दैट इज रिंडर पेस्ट, ठीक है, रिंडर पेस्ट जिसे हम कैटल प्लेग भी कहते हैं। नेक्स्ट थिंग इज की जो पोल्ट्री है, जितने भी बर्ड्स वगैरह होते हैं या कॉक हैन वगैरह है, उनमें जो वायरसेस हैं वो क्या कॉज करते हैं? फाउल पॉक्स कॉज करते हैं। सेकेंड जो बीमारी है दैट इज रानी खेत, और जो तीसरी बीमारी है दैट इज बर्ड फ्लू। ये जितने भी मैंने नाम बोले हैं ये वायरसेस के वजह से होता है इन पोल्ट्री। ओके नेक्स्ट थिंग इज ह्यूमन बींग्स में भी जो वायरसेस हैं डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज कॉज करते हैं, जैसे कि पोलियो, चिकन पॉक्स, मीसल्स, हेपेटाइटिस, इसके अलावा कॉमन कोल्ड, कंजक्टिवाइटिस एंड एड्स, और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि वायरसेस कॉज करते हैं इन ह्यूमन बींग्स। जैसे कि देखो यहाँ पे मैंने शो किया है पोलियो, ठीक है, ये देखो ये है चिकन पॉक्स का फिगर, और ये क्या है? कंजक्टिवाइटिस, ठीक है। ये सारी बीमारियां किसके वजह से होती हैं? वायरसेस के वजह से होती है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट प्लांट्स में भी जो वायरसेस हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज कॉज करते हैं, जैसे कि येलो वेन मोजाइक वायरस ऑफ लेडी फिंगर, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है बेटा? देखो नाम से पता चल रहा है, जो भिंडी होती है, भिंडी के पत्तों में जो उसके मेन वेन्स होते हैं, दैट मीन्स ये जो ऐसे स्ट्रक्चर है इन्हें
इन्हें हम वेन्स कहते हैं ना, तो ये एकदम पीले पड़ जाते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि हार्मफुल इफेक्ट्स कॉज करती हैं, ठीक है। भिंडी के पौधे में जब वायरसेस भिंडी के पौधे पर अटैक करते हैं, तो वायरस जो भिंडी के पौधे में डिजीज कॉज करता है वो क्या है, येलो वेन मोजाइक वायरस। ओके, नेक्स्ट इज टोबैको मोजाइक वायरस। टोबैको मोजाइक वायरस क्या होता है, एक ऐसा वायरस जो कि जो तंबाकू का पौधा होता है, दैट इज टोबैको प्लांट जो होता है, उसमें डिजीज कॉज करता है, जो कि मैंने यहाँ पे शो किया है, ठीक है। और इनमें क्या होता है, कैसे होता है, इतना डिटेल में बेटा आपको नहीं जानना है, नाम आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट इज स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स ऑन प्लांट्स इज ए गुड मेथड फॉर प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम डिजीज। इसका मीनिंग क्या है, जब वायरसेस इतनी सारी डिजीज कॉज करते हैं तो भाई हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इनसे बचने के लिए। तो इसका सोल्यूशन ये है कि हम क्या करें कि जो पेस्टिसाइड्स होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए यूज किए जाते हैं खेतों में, उसको स्प्रे कर दिया जाए प्लांट्स पर, ताकि वायरसेस जो हैं और भी जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्लांट्स को अटैक ना कर सके, ठीक है। इसके अलावा जो प्लफिंग होती है, दैट मीन जो खेतों की जुताई की जाती है, जिस टाइम खेतों की जुताई जो की जाती है विद द हेल्प ऑफ प्लफ, ठीक है, उस टाइम क्या होता है, मिट्टी जो है ढीली पड़ जाती है, नीचे की जो मिट्टी होती है वो ऊपर की तरफ आ जाती है। तो ऐसा करने से क्या होता है, जो मिट्टी नीचे थी वो ऊपर आने की वजह से सन के कांटेक्ट में आ जाती है, सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है, और वो जो मिट्टी है उसमें जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मर जाते हैं, क्योंकि जो धूप आती है उसकी हेल्प से ज्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, क्योंकि वहां पे पानी की कमी हो जाती है। समझ में आ रहा है। तो पेस्टिसाइड्स की हेल्प से या प्लफिंग की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज कॉज करते हैं इन डिफरेंट प्लांट्स, उसको रोक सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट थिंग इज, कुछ डिजीज तो ऐसी हैं जो कि वायरसेस कॉज तो करते हैं, लेकिन हम उनसे क्या कर सकते हैं, हम उनको प्रिवेंट कर सकते हैं, उनको रोक सकते हैं। कैसे, अगर हम टाइम से पहले वैक्सीनेशन ले ले। वैक्सीनेशन बच्चों आपको पता है कि जैसे हिंदी में बोलते हैं ना कि टीका लगाना, टीका मीन्स भगवान जी के वहां पे जो टीका लगाया जाता है वो नहीं है, हॉस्पिटल में जाके जो इंजेक्शन लगाया जाता है छोटे छोटे बेबीज को, वैक्सीनेशन लगाया जाता है, वो बोल रही हूँ, ठीक है। तो वैक्सीनेशन की हेल्प से बहुत सारी ऐसी डिजीज हैं, स्पेशली वायरस से जो डिजीज होती है और भी जो बैक्टीरिया से जो डिजीजेस होते हैं, उनको प्रिवेंट किया जा सकता है इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो वैक्सीनेशन की जो प्रथा है, जो वैक्सीनेशन है बेसिकली इसका जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसकी जो स्टार्टिंग है वो किसने की, देन योर आंसर विल बी एडवर्ड जेनर। एक ब्रिटिश के डॉक्टर थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम स्मॉल पॉक्स से रिलेटेड वैक्सीन डिस्कवर की। स्मॉल पॉक्स कौन कॉज करता है, वायरस ही कॉज करता है। तो इससे बचने के लिए, ठीक है, इसको प्रिवेंट करने के लिए एडवर्ड जेनर ने क्या डिस्कवर किया था, वैक्सीन डिस्कवर किया था, ठीक है। और वैक्सीन लगाने के प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, वैक्सीनेशन। ओके बच्चों, यहाँ पे जो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, दैट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने स्टार्ट किया था, दैट इज बैक्टीरिया से लेके एल्गे, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड वायरसेस, जितने भी टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट जो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ दैट इज कम्युनिकेबल डिजीजेस। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये कौन से डिजीज कॉज करते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज कॉज करते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज क्या होते हैं, ऐसे डिजीज होते हैं जो कि किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन से, इन्फेक्टेड पर्सन हम किसे कहते हैं, जिसे की बीमारी हो, कोई भी पर्सन जिसको की बीमारी हुई है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वजह से, ठीक है, उस इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में आराम से बीमारी ट्रांसफर हो जाती है। अगर वो इन्फेक्टेड पर्सन अगर बात करे किसी हेल्दी पर्सन से, ठीक है, या उस इन्फेक्टेड पर्सन का कोई भी चीज जैसे कि उसका हैंकी हो गया या उसका पेन पेंसिल कुछ भी अगर किसी हेल्दी पर्सन ने यूज कर लिया, तो उस टाइम क्या होगा, जो इन्फेक्टेड पर्सन में जो बीमारी है वो कहाँ पे चली जाती है, हेल्दी पर्सन में चली जाती है। तो कहने का मीनिंग ये है बच्चों कि कम्युनिकेबल डिजीज ऐसी डिजीज होती है जो कि आराम से इन्फेक्टेड पर्सन से किस में चली जाती है, हेल्दी पर्सन में चली जाती है, ठीक है। किसके जरिए, ये एयर की हेल्प से भी जा सकते हैं, वाटर की हेल्प से भी, फूड की हेल्प से भी, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स की हेल्प से भी, ठीक है। जैसे मानो देखो यहाँ पे मैंने एक फिगर शो किया है कि ये जो बच्चा है ये अगर छींक रहा है जो कि इन्फेक्टेड पर्सन है, और इसके सामने आसपास अगर कोई हेल्दी पर्सन है, तो अगर जो इसने छींका है अगर उसकी ड्रॉपलेट अगर इस हेल्दी पर्सन के पास चला जाएगा तो क्या होगा, ये जो हेल्दी पर्सन है इसको भी बीमारी हो जाएगी।
नेक्स्ट इज कि कम्युनिकेबल डिजीज को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका कि जो भी हम वेजिटेबल्स या फ्रूट्स खाते हैं, खाने से पहले उन्हें हमें धोना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे मैंने शो किया है कि जो वेजिटेबल्स फ्रूट्स आप ईट करते हो उसे खाने से पहले धो लेना चाहिए अच्छे से। नेक्स्ट इज जो भी पानी हम पी रहे हैं, ठीक है, उसे हमें बॉईल कर लेना चाहिए। अगर हम देख रहे हैं कि हमारे आसपास बीमारी का माहौल है, ठीक है, कंडीशन अच्छा नहीं है, ज्यादा से ज्यादा इन्फेक्टेड पर्सन है, तो हमें क्या करना चाहिए, जो भी पानी हम पी रहे हैं उसे अच्छे से बॉईल कर लेना चाहिए, ताकि अगर उसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मर जाए, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड थिंग इज कि कोई भी खाना अगर हम खा रहे हैं, कुछ भी खाने से पहले आपको प्रॉपरली साबुन से हाथ धोना चाहिए, ठीक है। और ये सारी चीजें आज के टाइम में मानना इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ठीक है। और ये सारी चीजें आज की टाइम में फॉलो करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, खुद को हेल्दी रखने के लिए। नेक्स्ट स्टेप जो है जिसके जरिए हम कम्युनिकेबल डिजीज को रोक सकते हैं, कीप द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट अवे। इसका मीनिंग क्या है, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड जितने भी मटेरियल हमारे आसपास है उससे दूर रहना, ठीक है। मान लो अगर किसी को बुखार हुआ है तो उसके सामान से, दैट मीन्स उसके बेडशीट से या उसके पिलो से या उसके कॉम से या उसके कपड़ों से या उसके टॉवल से, जितना भी वो कुछ यूज करता है या करती है उससे दूर रहना, ठीक है, या उसको दूर रखना, एक सेपरेट कमरे में रख देना, ठीक है, ताकि उसकी जो भी बीमारी है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने उसको डिजीज कॉज किया है, वो किसी हेल्दी पर्सन तक ना आ सके, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्या है, मेंटेन पर्सनल हाइजीन। इसका मीनिंग क्या है कि हमें खुद की साफ सफाई का ध्यान रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, साफ सफाई रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितना ज्यादा गंदे रहोगे उतना ज्यादा बीमारी होने का खतरा रहता है। तो प्रॉपरली आपको डेली नहाना चाहिए, ठीक है, साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, ठीक है। जो भी आप हैंकी यूज कर रहे हो उस हैंकी को डेली आपको वॉश कर लेना चाहिए। अगर आप मास्क लगा के भी बेटा अगर बाहर जा रहे हो तो घर आने के बाद आपको उस मास्क को भी वॉश कर लेना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो कि बेटा आपको ध्यान रखना ही है। नेक्स्ट सिक्स्थ इज वैक्सीनेशन शुड बी गिवन एट सुटेबल एज टू गेट इम्यूनिटी। इसका मीनिंग क्या है कि एक प्रॉपर एज में वैक्सीनेशन करवा लेना चाहिए, ठीक है। वैक्सीनेशन करवाने से क्या होता है कि इम्यूनिटी जो है वो बढ़ती है। इम्यूनिटी का मीनिंग क्या होता है, जो इम्यून सिस्टम है हमारे बॉडी के अंदर, जो क्षमता है किसी भी बीमारी से लड़ने की, वो बढ़ती है। तो बचपन से ही जो भी एज में वैक्सीनेशन लगवाने के लिए जो डॉक्टर हमें कहते हैं वो हमें टाइम टू टाइम लगवाना चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट इज डू नॉट ईट स्टेल फूड। हमें बासी खाना कभी भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बासी खाने में क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करने का जो टेंडेंसी है वो ज्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट एट इज प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम मॉस्किटो बाइट्स। इसका मीनिंग क्या है कि जो मच्छर वगैरह काट देते हैं, ठीक है, मच्छर वगैरह जो हमें काटते हैं उससे हमें खुद को बचाना चाहिए। क्यों, क्योंकि जो मच्छर है वेक्टर के जैसे बिहेव करते हैं, क्योंकि वो कहीं से भी उड़ के आते हैं, किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन को कट करके आते हैं, और फिर हमें जब वो काटते हैं तो आसानी से हमें वो बीमारी लग सकती है। तो इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो मॉस्किटो रिपेलेंट आता है, जैसे आपने ओडोमॉस का भी देखा होगा, ठीक है, तो ओडोमॉस को लगा लिया जाता है ना बॉडी में, तो वैसे ही मॉस्किटो रिपेलेंट को अपने बॉडी में स्प्रे कर लेना चाहिए, ताकि जो मॉस्किटो है हमसे दूर रहें, जो मच्छर है हमसे दूर रहें। इसके अलावा हमें रात में सोने से पहले या जब भी पॉसिबल हो, ठीक है, अगर मच्छर बहुत ज्यादा है तो हमें क्या लगाना चाहिए, मच्छरदानी लगानी चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे बच्ची जो पढ़ रही है और बाहर देखो मच्छरदानी लगाया गया है, ताकि जो मच्छर है इस बच्चे को ना काट सके, ठीक है। तो बच्ची जो है वो प्रोटेक्टेड है, कोई भी मच्छर इसे नहीं काट पाएगा। तो हमें इतनी सारी सावधानियां रखनी चाहिए बेटा, ताकि हम अपने आप को हेल्दी रख सके, ठीक है बेटा। आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे फूड पॉइजनिंग एंड फूड प्रिजर्वेशन। ओके।